Hello students, myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College धौलपुर, BSc पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वहां पर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की आइसोमेरिज्म बताई थी। एक थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी थी हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता के बारे में हम बात कर चुके थे, जहां पर हमने ये देखा था कि ऐसे दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट समान हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, और इसी फिनोमेना को हमने कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने 7 भागों में डिवाइड किया था। मैं रिपीट कर देता हूं। पहला था वहां पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जो कि लगभग एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। बस अंतर इतना था कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर में वाटर लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो रहा था, जबकि यदि वाटर के अलावा अन्य किसी लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो तो वहां पर होती है हमारी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर मैंने बात की थी लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिली थी जिनमें मेटल के साथ एम्बिडेंटेड लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड जुड़े हुए थे। फिर मैंने बात की थी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, जिससे हमने कहा था समन्वयी समावयवता या उपसंयोजन समावयवता। वहां पर हमने देखा था कि धनायन और ऋणायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट थे और उन दोनों में लिगेंड्स का इंटरचेंज हो रहा था। फिर हमने बात की थी वहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की। वहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में दो या दो से अधिक मेटल थे और वो आपस में ब्रिज लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए थे, और एक ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर में उन दोनों मेटल्स के बीच में लिगेंड्स का इंटरचेंज हो रहा था। उसके बाद हमने बात की थी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की, जो वास्तव में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं था, लेकिन चूंकि वहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम था, इसलिए वहां पर हमने एग्जांपल्स से ये देखा था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होने की वजह से वो किस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम जो 7 टाइप थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, उनकी बात मैंने कर ली थी। एक और रह गया था हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पर हमने बंधन समावयवता जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी बात हमने वहां पर की थी। आइए अब हमें बात करनी है इस वीडियो में, वो है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान रहे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो तरीके की आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि 7 तरीके की होती है, वो मैंने आपको दिखा दी थी, और उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। 2 वीडियोज मैंने इससे रिलेटेड आपको डाले थे। आज हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब त्रिविम समावयवता, उपसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता। तो देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोई भी जो भी उपसंयोजक यौगिक है, उन्हें त्रिविम समावयवता को दर्शाने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने ये देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी जिन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, मॉलिक्यूलर वेट सेम था, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट था, वो आपस में कहला रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब है आकाशीय व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था, 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट से मतलब क्या है, मतलब यह है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के चारों ओर जो जुड़े हुए लिगेंड हैं, उनका ओरिएंटेशन, उनकी ज्योमेट्री, उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है, वो यदि डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन
मेटल से जुड़े हुए लिगेंडों का जो अरेंजमेंट है, जो ओरिएंटेशन है, वो अलग अलग हो, जिसे हमने कहा है स्पेशियल अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट या आकाशीय विन्यास इसको हम बोलते हैं, वो यदि अलग हो तो ऐसे उपसंयोजक यौगिक आपस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं या स्टीरियो आइसोमर होते हैं, और इसी फिनोमेना को हम उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समानता जो कि उपसंयोजक यौगिकों में होती है, वो दो तरीके की होती है जो मैंने आपको यहां पर दिखा रखी है। पहला है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है हमारा प्रकाशीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक समावयवता को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप सभी जानते हैं ज्यामितीय समावयवता के दो समावयव भी हो सकते हैं, एक हो सकता है सिस जिसे हम बोलते हैं समपक्ष और दूसरा हो सकता है विपक्ष जिसे हम बोलते हैं ट्रांस। समपक्ष और विपक्ष समावयवी किसी भी संकुल यौगिक के कब बनेंगे, उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि वहां पर जुड़े हुए जो लिगेंड है उन लिगेंडों का जो अरेंजमेंट इस तरीके से अलग हो कि हमें दो अलग अलग रूप एक ही अणु के प्राप्त हो जाएं। अर्थात किसी भी मेटल से जुड़े हुए जो लिगेंड है उनका 3D अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि उन लिगेंडों को चेंज करने पर, चेंज का मतलब है उन लिगेंडों का 3D अरेंजमेंट चेंज करने पर हमको एक अलग रूप उसी कंपाउंड का यदि ऑब्टेन हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो हमारे कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और वो दो तरीके के होंगे, सिस और ट्रांस। सिस में जो लिगेंड होते हैं, जो समान लिगेंड होते हैं, वो एक दूसरे के पास होते हैं, जबकि ट्रांस में वो समान लिगेंड जो होते हैं, सेम लिगेंड जो होते हैं, वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर अरेंज होते हैं। अलग अलग समन्वय संख्या वाले यौगिकों में या उपसंयोजक यौगिकों में हम ज्यामितीय समावयवता को अलग अलग देखेंगे कि वो उसका समपक्ष रूप वहां पर बनेगा या नहीं बनेगा, विपक्ष रूप उसका बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा MA4, ये मेरा कोई संकुल यौगिक है जहां पर M जो है वो मेटल है और A मेरा मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, चारों लिगेंड एक जैसे हैं। ठीक है, अब जब समन्वय संख्या इस धातु की 4 होती है तो वहां दो तरीके की संकरण संभव हो सकते हैं, या तो sp3 और या हो सकता है वो dsp2। sp3 में ये हो सकता है चतुष्फलकीय और dsp2 में हो सकता है ये वर्ग समतलीय। और इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो वर्ग समतलीय हो चाहे वो चतुष्फलकीय हो, वो ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा जब MA4 टाइप की कंडीशन हो। कब दिखाएगा, कब नहीं दिखाएगा, किस समन्वय संख्या में दिखाएगा, समपक्ष और विपक्ष रूप उसके बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको हम अलग से हर समन्वय संख्या के लिए देखेंगे। चाहे वो समन्वय संख्या 4 में sp3 संकरण युक्त कोई भी उपसंयोजक यौगिक हो या फिर dsp2 संकरण युक्त कोई उपसंयोजक यौगिक हो। यहां पर वो वर्ग समतलीय ज्यामिति का होगा और यहां पर वो चतुष्फलकीय ज्यामिति का होगा। उसके समपक्ष और विपक्ष रूप बनेंगे या नहीं बनेंगे। यदि बनेंगे तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, यदि नहीं बनेंगे तो हम लिखेंगे कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर रहा है। जैसे ये है तो ये दोनों ही कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है, GI को शो नहीं करता। अलग से हम इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जो है हमारा प्रकाशीय समावयवता या जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके आधार पर ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं, उस आधार पर हम जो भी उपसंयोजक यौगिक हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव तो दूसरा है हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो, सममित तल जिसे आप बोलते हो वो एब्सेंट हो, तो वो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिव होने की वजह से वो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन मान लीजिए उन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। अब बात आती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममित तल होता क्या है। ऐसा तल
जो किसी भी कंपाउंड को ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दे जो कि दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो। प्लेन दैट बाइसेक्ट द कंपाउंड इन इक्वल टू पार्ट्स, दो समान भागों में विभाजित कर दे और वो दोनों समान भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तो हम बोलते हैं कि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममित तल है। और यदि सममित तल होगा तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। यदि सममित तल नहीं होगा या और कोई सिमेट्री एलिमेंट, जैसे आपने कई सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यदि हम तल की बात करें, यदि तल नहीं है, सममित तल नहीं है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बात करें ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, एक तो हम तल के आधार पर देखते हैं, दूसरा जो हम देखते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वहां पर या जो प्रकाशीय समानता दिखाते हैं, ऐसे उपसंयोजक यौगिकों में आपने कभी कभी ये लिखा हुआ देखा होगा D+ और L-। ये क्या है? D4 यहां डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, L4 यहां लीवो रोटेटरी होता है। तो देखिए हम करते क्या है, हम कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश उस संकुल यौगिक पर डालते हैं और वह संकुल यौगिक यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, दो तरीके से रोटेट कर देता है, दो तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो वो रोटेट करे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उस हिसाब से, या वो रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज। यदि किसी उपसंयोजक यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो हम उस कंपाउंड, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और उसे हम दिखाते हैं किससे? D+ के द्वारा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिखा है रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम उसे कहते हैं D+। यदि वो कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है, यदि वो रोटेट कर रहा है किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है उसके ठीक विपरीत दिशा में रोटेट कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और वहां पर हम लिखते हैं L- लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो मेन बात ये आती है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए जनरल क्या होना चाहिए, उस कंपाउंड में अनसिमेट्रिक होनी चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यदि सिमेट्रिक होगा तो आसानी से वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। और जब ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी उस लाइट को रोटेट कर सकेगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअलिटी में सिमेट्री एलिमेंट्स होते कैसे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी हमें अलग अलग समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिकों में देखना है। आपके कोर्स में समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म दे रखा है, तो वह आपको ज्यादा अध्ययन करना है समन्वय संख्या 4 और 6 वाले, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो। ऐसा नहीं है कि समन्वय संख्या 3 या 5 या 7 या 8 वाले संकुल यौगिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करनी है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो। बात करते हैं हम सिमेट्री एलिमेंट्स की, कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक तो सिंपल आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री, और मैंने बताया प्लेन क्या होता है। प्लेन वो पार्ट है जहां से हम उस मॉलिक्यूल को दो ऐसे इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं जो कि दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये 5 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। अब तक आपने सिमेट्री एलिमेंट्स जो पढ़े होते हैं वो ये 3 पढ़े होते हैं। देखिए 1, 2 और 3 आपने पढ़ा होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसके साथ साथ 2 और होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी जिसे हम दिखाते हैं ई से, और एक होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे हम दिखाते हैं ऐसे इन से। ये आइडेंटिटी ऐसा सिमेट्री एलिमेंट है जो हर मॉलिक्यूल में होता ही होता है। इसका अर्थ यह हुआ, आइडेंटिटी का अर्थ यह है कि यदि किसी मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट किया जाए,
कितने एंगल से रोटेट करें, 360 डिग्री से यदि हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो वही रूप यदि उस अणु का प्राप्त हो जाता है, उस मॉलिक्यूल का हमको मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो वहां पर आइडेंटिटी प्रेजेंट है। और आप सभी जानते हो कि यदि हम किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, मॉलिक्यूल को यदि 360 से रोटेट करेंगे तो हमको वही ओरिजिनल फॉर्म उस मॉलिक्यूल का, उस ऑब्जेक्ट का ऑब्टेन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी हमारा जो सिमेट्री एलिमेंट है वो हर कंपाउंड में, हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता ही होता है। अब हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। कहीं C2 होती है, कहीं C3 होती है। C2 C3 से मतलब क्या होता है कि मान लो आपने 180 से घुमाया n, ये जो n है यहाँ पर Cn, और ये n निकालते हैं हम 360 बाई थीटा। थीटा से मतलब वह मिनिमम एंगल जिससे हम किसी भी वस्तु या मॉलिक्यूल को रोटेट करें और उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेन हो जाए। इक्विवेलेंट का मतलब उस जैसी ही, नॉट इक्वल, आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल यदि ऑब्टेन होगी तो हमें 360 से ही रोटेट करना पड़ेगा, उस समय होगा हमारा आइडेंटिटी। लेकिन यदि उस वस्तु को या उस मॉलिक्यूल को ऐसे मिनिमम एंगल से रोटेट किया जाए जिससे उस ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल के हमको इक्विवेलेंट का मतलब है उस जैसा ही दूसरा रूप प्राप्त हो जाए, पर हमें देखने से पता नहीं चले कि हमने इसको घुमा भी दिया है, ठीक है, तो वो होता है हमारा थीटा। उस थीटा से जितने डिग्री का थीटा होता है वहां से हम n का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि मान लीजिए H2O है, ठीक है, ये रहा, और इस H2O को मैंने क्या 180 से रोटेट किया, ठीक है, ऐसे घुमाया, तो ये A है और ये B है, ये मैं दिखा रहा हूं। O और ये ऐसा हो जाएगा, 180 से रोटेट करेंगे ऐसा हो जाएगा, B इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा। यदि मैं A और B नहीं लगाता तो आप पहचान नहीं सकते थे 180 पर घुमाने के बाद भी कि इसमें रोटेशन हो गया है, इसको हमने घुमा दिया है। जब मैंने A और B यहां पर लगा दिए तब आपको पता चला है कि A की जगह तो कौन आ गया B, और B की जगह कौन आ गया A। इसका मतलब यहां रोटेट हो गया है ये अणु, और कितने डिग्री से हुआ है 180 से, तो n का मान कितना आएगा 360 बाई 180, तो n का मान आ जाता है यहां से 2। तो हम बोलते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताया जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। ऐसा प्लेन, ऐसा तल जो कि किसी भी अणु को ऐसे दो समान भागों में विभाजित कर दे जो कि दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, तो वो हमारा कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा केंद्र जिससे ठीक विपरीत दिशा में जाने पर हमको समान प्रकार का वातावरण प्राप्त हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और लास्ट होता है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि इन दोनों से मिलकर के बना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग वो मिलकर के, इन दोनों को मिलकर के बना होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको जो जरूरत पड़ती है जनरली, वो जरूरत पड़ती है इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं जनरली कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है या एक्टिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा तो भी ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव की कंडीशन आती है, क्योंकि जब कंपाउंड सिमेट्रिक होता है तो इनमें से कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट वहां पर होगा, और होगा तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और यदि नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जब ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो वो या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब हमें बात करनी है हर प्रकार की समन्वय संख्या वाले, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 4 में हमारे पास दो तरीके के आएंगे, या तो वो संकुल यौगिक sp3 संकरण युक्त होंगे या वो होंगे dsp2 संकरण युक्त। समन्वय संख्या 6 में हमारे पास संकरण होता है, वो होता है sp3d2 या d2sp3, और दोनों ही स्थितियों में ज्यामिति हमारी कैसी होती है, अष्टफल की है। तो पहले अगले वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जहां पर समन्वय संख्या 4 और 6 वाले संकुल यौगिक किस तरीके से, किस स्थिति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समपक्ष और विपक्ष रूप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ऐसे ही हम बात करेंगे समन्वय संख्या 6 वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, फिर हम बात करेंगे समन्वय संख्या 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, और समन्वय संख्या 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।